हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंसरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी का न्यूज़पेपर। शार्प गेन इन रीडिंग एंड मैथ्स लर्निंग लेवल इन स्कूल across स्टेट्स एंड कोविड स्लम। अगर लास्ट रिपोर्ट की बात करें, जब देखने के लिए मिला था कि स्टूडेंट्स के बीच में डिक्लाइन मिल रहा है अगर हम रीडिंग या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करते हैं। उसके बाद से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया और अलग अलग स्टेट्स के द्वारा जो स्कूल, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के द्वारा जिन चेंजेस को अडेप्ट किया गया, जिसकी वजह से एक चेंज देखने के लिए मिला कि जब हम थर्ड क्लास के और सेकंड स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स को देखते हैं, फिर थर्ड स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स से बुक रीडिंग और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के रिगार्डिंग जो इंक्रीज देखने के लिए मिला है। अगर हम 2028 से लेकर 24 तक कंपेयर करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बीच में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि 2028 में 20.9% स्टूडेंट्स से जो रीडिंग और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे थे, वहीं 24 तक 23.4% इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 जो रिलीज की गई थी, जिसके अंदर इन सभी डाटास को हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और जो अदर स्टेट्स है जिनके अंदर एक गैप देखने के लिए मिल रहा था, उनके द्वारा जो स्टेट में स्कूल लेवल पर इनिशिएटिव चलाए गए, उनके माध्यम से भी इंक्रीज देखने के लिए मिला है। जब हम कंपेयर करते हैं कि किस तरह से जो एशियर की रिपोर्ट है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्या इम्पैक्ट होंगे, या पेंडेमिक के बाद जो कंडीशंस चेंज हुई, स्कूल की बजाय 2 साल तक स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन लर्निंग मेथड को अपनाया, उसकी वजह से जो लर्निंग के अंदर जो चेंजेस आए या फिर जो डिक्लाइन देखने के लिए मिला, उस गैप को किस तरह से फिल किया जाए। जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो 2020 में सरकार के द्वारा उसको लाया गया था, ताकि जो अ, रटने की आदत है या फिर जो चीज़ों को उनको छोड़कर समझने के ऊपर फोकस किया जा सके, ताकि क्रिएटिव थिंकिंग और जब हम बात करते हैं रचनात्मक और संज्ञानात्मक विचारधारा की, उनको बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ फोकस किया जा सके किस तरह से जब फाउंडेशनली लिटरेसी और जो न्यूमेरिक है उसको बढ़ाया जा सके स्किल्स के तौर पर ऑल ओवर द इंडिया के अंदर। तो उसके लिए अलग अलग स्टेट्स के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया और चेंजेस के साथ, ताकि जब हम पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज क्राइटेरिया और जो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो किस तरह से पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा क्या चेंजेस अडेप्ट किए जाएंगे, तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब हम बिहार की बात करते हैं या तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या किसी भी स्टेट को देखते हैं जिनके द्वारा रिमार्केबल रिकवरी की गई है, उसके साथ साथ हम जो एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग फैक्टर्स को जोड़ सकते हैं, जैसे कि जो हम अर्लियर चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करते हैं कि पहले के टाइम में 3 to 5 ईयर के स्टूडेंट को एनरोल कर दिया जाता था क्लास रूम्स के अंदर, जिसकी वजह से जो उनकी क्रिएटिविटी की क्षमताएं हैं उन पर इफेक्ट होता था। लेकिन जब हम आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करते हैं, आंगनवाड़ी की बात करते हैं, वहाँ पर 3 से 5 साल के बच्चों को एनरोल किया जाता है और उनके द्वारा उनके न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया जाता है। वहीं कुछ इस तरह के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं जिनके अंदर उनको स्किल्स भी सिखाई जाती है, फिर उनको क्रिएटिविटी के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि जब हम हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान की बात करते हैं, जिन्होंने अपने प्री प्राइमरी क्लासरूम्स में चेंजेस किए हैं कि वो 5 ईयर या फिर उससे ज़्यादा एल्डर स्टूडेंट्स को एनरोल करेंगे एलकेजी में, या फिर नर्सरी की बात जब हम करते हैं तो किस तरह से उसके साथ साथ आंगनवाड़ी के साथ हम पेरेंट्स को भी जोड़ सकते हैं कि जो 3 से 6 साल के बच्चे को किस तरह से ग्रोथ किया जाए या फिर उनकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है उसको कैसे बढ़ाया जाए। जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 21A जो कि गारंटी करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की चिल्ड्रंस जो कि 6 से 14 ईयर के बीच में है। इसके साथ साथ
आर्टिकल 45 जो कि स्टेट को मैंडेट करता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि किस तरह से वो 0 से 6 साल तक के बच्चे को जो मिनिमम एजुकेशन और न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो उनको प्रोवाइड करवाए। आर्टिकल 55A जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, जिसमें ड्यूटीज के बारे में बताया गया है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे की जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए, और 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे को जो मिनिमम न्यूट्रिशन है उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। इन सभी के अंदर और फोकस किया जा सकता है। इंडिया लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेड टेक्सटाइल इवेंट रिटर्न। जब टेक्सटाइल की बात करते हैं तो 5F के ऊपर फोकस किया जाता है, जो कि इंस्पायरिंग विजन है कि किस तरह से फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन इंडिजिनस चीज़ों को बनाकर उनको किस तरह से एक्सपोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। जब हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें या फिर चेंजेस किए गए हैं, अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इंक्रीज किया गया है इन्वेस्टमेंट को, ताकि टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा सके, फोकस किया जा सके और सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर, ताकि जो एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ाया जा सके और जो पोटेंशियल है वो बढ़े और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जब हम की पॉइंट्स की बात करते हैं कि किस तरह से टेक्सटाइल में जो डेवलपमेंट है इंडिया मार्केट के द्वारा की गई है, तो मार्केट के साइज को बढ़ाया गया है ताकि एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो, जिसकी वजह से इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर हम टेक्सटाइल और गारमेंट्स की बात करते हैं, जब हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो 2030 तक इंडिया $350 बिलियन की मार्केट वैल्यू होगी। जब इनिशिएटिव की बात की जाती है तो प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स के द्वारा, गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा किए गए हैं, ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके टेक्सटाइल सेक्टर में। पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं मैन मेड फाइबर की या टेक्निकल टेक्सटाइल की, जब शूज या फिर सेफ्टी के पर्पज से टेक्निकल टेक्सटाइल को प्रमोट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वो मेजर लेवल पर किया जा रहा है, उसके साथ साथ जब हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी वो अहम रोल निभाता है, चाहे एमएसएमई की फॉर्म में हो या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। जब हम हैंडलूम की बात करते हैं उन सबको भी इनके द्वारा जोड़ा जा रहा है, ताकि स्किल और अनस्किल के अंदर उनको डिवाइड किया जा सके और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि इको फ्रेंडली जो टेक्सटाइल है उसको प्रोड्यूस किया जा सके और एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए, ताकि जो 2070 का नेट जीरो कार्बन टारगेट है उसको अचीव किया जा सके। जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो जो फाइबर या गारमेंट्स यूज किए जाते हैं उनके अंदर माइक्रो प्लास्टिक का यूज किया जाता है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन को भी इफेक्ट करते हैं। और साथ साथ जब हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं, उन सभी को भी उनके ऊपर इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि जब हम सस्टेनेबल इको फ्रेंडली टेक्सटाइल के ऊपर फोकस करेंगे तो उनके थ्रू उनको कम किया जा सकता है और जो एनवायरमेंटल हार्म है उनको भी रोका जा सकता है। इसके अलावा जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं तो जो ऑटोमेटिक और डिजिटाइजेशन है उसको बढ़ाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ में जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं, चाहे वो कांजीवरम हो, बनारसी साड़ी हो, या गोवा में बनने वाली हो, या ट्राइबल्स के द्वारा बनाए जाने वाले उनके हस्तकरों द्वारा बनाए गए कारीगरों, उनको भी प्रमोट किया जाता है, जिसमें कि वन डिस्ट्रिक्ट वन नेशन, या फिर जब हम आदि महोत्सव की बात करते हैं जिनके द्वारा उन चीज़ों को फोकस में लाया जाता है, ताकि जो भारत का कल्चर है, जो उनकी वैल्यू है, जब हम एंशियंट वैल्यूज़ की बात करते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर जब
संरक्षण की बात करते हैं, किसके अंदर किन चीज़ों को किस तरह से विरासत को संरक्षित किया जाए, उनके साथ साथ उनको भी प्रमोट किया जाता है। जब हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं कि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो पीएम मित्रा पार्क्स जनरेट किए गए हैं ताकि जो लार्ज स्केल पर टेक्सटाइल को प्रोड्यूस किया जा सके। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट और रिसर्च के ऊपर के साथ साथ डेवलपमेंट की गई, फोकस किया गया जो लग्जूरियस टेक्सटाइल है उनको भी प्रमोट किया जा सके, और जो उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ाया जा सके, ताकि जो हाई एंडेड लग्जरी प्रोडक्ट है उनको भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर कर इम्पोर्ट को कम किया जा सके और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ जो स्किल्स है उसके लिए ट्रेडिशनल क्राफ्ट को और उन सबको प्रमोट किया जा सके। जब हम बात करते हैं कॉटन की, कॉटन स्पेसिफिक स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया है कहाँ पर किस तरह का प्रोडक्शन होता है, ताकि उनको यूज किया जा सके। जिस कॉटन होता है गुजरात में, सिल्क की बात करते हैं वो कर्नाटक में होता है, और हैंडलूम और जो अदर सेक्टर्स है उनको अलग अलग स्टेट के द्वारा देखा जाता है, जिनमें जीआई टैग के द्वारा उनको संरक्षण दिया गया और स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की गई है। जब चैलेंजेस की बात करते हैं तो चैलेंज में देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से चाइना के साथ के द्वारा डेवलप किए जाने वाले टेक्सटाइल, उसके अलावा बांग्लादेश के थ्रू कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप और स्किल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग इश्यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देखने के लिए मिलते हैं। ब्रेकिंग द आइस, रिसेंटली जब भारत और चाइना की बात की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप को फोकस में लाया जाता है कि किस तरह से गलवान वैली 2020 इंसिडेंट के बाद चीज़ों को नॉर्मल किया जाए और जो इश्यूज थे उनको सोल्व किया जाए। जैसे कि कोविड 19 पेंडेमिक के बाद जितनी भी फ्लाइट्स थी उनको रोक दिया गया था, किस तरह से उनको फिर से स्टार्ट किया जाए। या फिर जब हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जो प्लेयर्स हैं उनको चाइना में होने वाले गेम्स में पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेट करने के लिए वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया गया था, उन चीज़ों को किस तरह से सोल्व किया जाए। या फिर जब गलवान वैली क्लैश है जो कि 1975 के बाद पहली बार इतने सालों में देखने के लिए मिलता, उसको किस तरह से रोका जाए, इसके लिए एग्रीमेंट किया गया है। डॉ उन एग्रीमेंट्स को फोकस में लाकर पीपल सेंट्रिक स्टेप्स है उनको लिए जाए, जैसे कि टूरिस्ट विलेज जो कि भारत और चाइना की सीमा पर बनाए गए हैं। जब हम इशूज की बात करते हैं तो चाइना के द्वारा बनाए जाने वाला ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाए जाने वाला हाइड्रो डैम को रिलेटेड इश्यूज के ऊपर भी बात की जाए। इसके साथ साथ जब कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, तो किन किस तरह से इश्यूज को सोल्व किया जाए। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, तो जो एक्सपोर्ट इंडिया के द्वारा किया जाता है चाइना के द्वारा, उनके ऊपर लगाई जाने वाली रोक या फिर हैवी ड्यूटी को के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उनको लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो इन इश्यूज को कैसे सुलझाया जाए, जब हम डंपिंग या फिर जैसी कंडीशंस को कैसे रोका जाए। जब हम डेप डेफिसिट की बात करते हैं, ट्रेड डेफिसिट की, तो 100 बिलियन डॉलर है। तो किस तरह से डेफिसिट और इश्यूज को मैनेज किया जाए, इसके लिए इंडिया के द्वारा साउथ एशिया कंट्रीज के साथ जो रिलेशन देखने के लिए मिलता है। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से आसियान और जो अदर बायलैटरल रिलेशनशिप है या फिर ब्रिक्स के थ्रू इन चीज़ों को सुलझाया जाए। मेकिंग
यूरोप ग्रेट अगेन। तो रिसेंटली अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी उन्होंने एक देखने के लिए मिला कि किस तरह से अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाया जाए। यहाँ जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो यूरोप में, रशिया में, चाइना में और अमेरिका में जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हमें सेम देखने के लिए मिलती है कि किस तरह से नेशनलिज्म जो वो डिफाइन किया जाता है। डिवाइड तो वेस्टर्न और ईस्टर्न आइडियोलॉजी के आधार पर किया जाता है, लेकिन जब हम नेशनलिज्म की परिभाषा देखते हैं तो उनकी सेम देखने के लिए मिलते हैं कि कल्चरल वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यूज और किस तरह से जो उनका ग्लोबल इम्पैक्ट है, फिर जो पॉपुलैरिटी उनके द्वारा दिखाई जाती है, जिसकी वजह से नेशनलिज्म को अलग अलग तरह से उनके द्वारा डिफाइन किया जाता है। जब हम यूरोपियन यूनियन में होने वाले इश्यूज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इशू हमें देखने के लिए मिलता है कि लोगों के द्वारा उठाए जाने वाले विरोध, कि किस तरह से इन्फ्लेशन को लेकर, या फिर जो यूक्रेन और रशिया, या जब हम इसराइल और फिलिस्तीन युद्ध की बात करते हैं तो उनकी वजह से होने वाले ह्यूमन राइट हनन, तो किस तरह से उन चीज़ों को टैकल किया जाए। इसके लिए जब हम इकोनॉमिक एंजाइटी देखने के लिए मिलते हैं कोविड-19 पेंडेमिक के बाद, जो इकोनॉमी है उसके अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिली, कि जिनका रीज़न माइग्रेशन बताया जाता है, कि माइग्रेशन की वजह से कंट्री के रिसोर्सेज का यूज़ माइग्रेंट पीपल के द्वारा किया जाता है, ना कि नॉर्मल। तो किस तरह से जो कंसर्न है माइग्रेशन को लेकर उनको सोल्व किया जाए। उसके अलावा जब हम कल्चरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि माइग्रेशन की वजह से जो कल्चर है, कंट्री के कल्चर में और उनके कल्चर में डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। डिसएनहेंसमेंट विद द स्टेब्लिशमेंट की जो वोटर का व्यू है, किस तरह से उनको मेन स्ट्रीम राइट या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर देखने के लिए मिलता है, कि जब हम यूरोप राइट विंग की बात करते हैं और लेफ्ट विंग की बात करते हैं, क्योंकि पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में जो डिवीजन है वो रहता है, उसको किस तरह से हाईलाइट किया जाए। जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो एक्सट्रीम रेट्रोसिटी देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हो या फिर अ, जो रेडिकल राइट आइडियाज हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात की जाती है। इन सभी के साथ साथ जब हम लेफ्ट विंग की बात करते हैं तो यूरोसेंट्रिक जो चैलेंजेस है या पॉलिसीज है उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, जिसमें क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, इकोनॉमिकल जो इंटीग्रिटी है। उसके अलावा जब हम स्पेक्टिसिज्म थ्रेट की बात करते हैं, या फिर कलेक्टिव एक्शन लेने चाहिए जो कि शेयर चैलेंजेस के साथ साथ उन सभी को देखने के लिए मिलते हैं। जब हम डोनाल्ड ट्रंप के मेगा मूवमेंट की बात करते हैं, जो फुलफिल करने की बात करते हैं, फिर इंडिया, यूएस के किस तरह से ग्रेट बनाया जाए, या फिर उनके जो आइसोलेशन से रिलेटेड जो उनकी द्वारा लाई जाने वाली पॉलिसीज है वो किस तरह से इफेक्ट करेंगी, उनका इफेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने के लिए मिलेगा, कि किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन, ऑयल के रिगार्डिंग, कि जब हम यूरोप की बात करते हैं तो वो यूक्रेन और रशिया से ऑयल परचेज करता था, लेकिन युद्ध के बाद होने वाले इम्पैक्ट, जिसकी वजह से ग्लोबली ऑयल के प्राइस हाई देखने के लिए मिले, तो ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ जो अदर इश्यूज, इलीगल इमिग्रेशन, या सुपर नेशनल यूरोपियन यूनियन के जो बेनिफिट है, डिजायर्स है, कि किस तरह से उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी या आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए, ताकि जब हम बात करते हैं ग्रेट यूएस पावर या फिर यूरोपियन यूनियन की, तो उनके बीच में जो विभाजन है वो
कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, या आइडियोलॉजी और नेशनलिज्म की जो परिभाषाएं हैं उनके आधार पर उनके बीच में विभाजन देखने के लिए मिलता है। पर जब हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों के द्वारा जो जब भावनाएं जो उनका आक्रोश देखने के लिए मिलता है, जिसमें जब हम खुली सीमा, या फिर जब हम बाजारों की बात करते हैं, सुपरनेशनल संस्थानों की बात करते हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उनको किस तरह से बदला जाए। डीप सीक लेसन एंड मैसेजेस। चाइना की कंपनी हेड फंड के द्वारा डीप सीक जो है उसको डेवलप किया गया है। अगर हम इश्यूज की बात करें तो 3 to 4 इश्यूज के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। पहला है कि किस तरह से जो कम कीमतों के अंदर जो चिप है उनको डिजाइन किया गया, जिसकी वजह से जो हार्डवेयर है उसकी मांग कम हो गई, जिसका इफेक्ट एनवीडिया और जो अदर टेक ग्रुप्स है उनके ऊपर देखने के लिए मिला, जिसमें शार्प डिक्लाइन हुआ उनकी। जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, सेकंड है कि किस तरह से जब हम यूएस और चाइना की बात करते हैं तो अमेरिका के द्वारा चाइना के ऊपर रोक लगाई जाती है कि उनके द्वारा एक्सपोर्ट की जाने वाली चिप, मशीन्स और उन सभी के ऊपर। उसके बावजूद भी चाइना के द्वारा डेवलप किया गया एआई मॉडल, जो कि चाइना को अमेरिका से इस रेस में काफ़ी आगे कर देता है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट के ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जब हम थर्ड रीजन की बात करें तो जो LLM है वो चाइना के द्वारा काफ़ी सस्ते मॉडल पर विकसित किए जाते हैं। जैसे कि ई कॉमर्स की बात करें तो अलीबाबा के द्वारा QWQ मॉडल डेवलप किया गया। इसके अलावा जब हम डीप सीक की बात करते हैं एआई से रिलेटेड, या फिर R1 रीजनेबल मॉडलिंग की बात करें, तो सभी के अंदर अ, एक चीज़ कॉमन दिखाई देती है। जब हम ओपन सोर्स की बात करते हैं तो एनवीडिया या फिर जो अदर टेक कंपनीज हैं उनके द्वारा ओपन सोर्स प्रोवाइड नहीं किया जाता, लेकिन डीप सीक जो कि चाइनीज कंपनी है उनके द्वारा पहली बार देखा गया है कि ओपन सोर्स जो डाटा है उसको कर दिया गया है, जिसके थ्रू कोई भी उस डाटा का यूज़ कर सकता है और उसके थ्रू उन एल्गोरिथम को समझ सकता है, जिसकी वजह से जब हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, ओपन एआई की बात करते हैं, तो उनकी वजह से एक लॉस देखने के लिए मिलता है। इमेज शो चाइना बिल्ड ह्यूज फ्यूजन रिसर्च सेंटर। फ्यूजन मतलब दो चीज़ों का आपस में जुड़ना। जब हम सन की बात करते हैं कि सन को ऊर्जा कैसे मिलती है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़कर आपस में हीलियम बनाते हैं, जिसकी वजह से सन जो कि सन की ऊर्जा का कारण है। उसी तरह से जब हम फ्यूजन की बात करते हैं तो वहाँ पर दो एटम का आपस में जुड़ने की वजह से जो पावर जनरेट होती है उसे फ्यूजन बोलते हैं। जब हम फ्यूजन की बात करते हैं तो वहां पर विखंडन होता है कि किस तरह से यूरेनियम 1 से 3 एटम में टूटता है और फिर से वो 3 एटम में जुड़ता है। तो जो बनने वाली प्रतिक्रिया या चैन है उसे फिजन और फ्यूजन के माध्यम से डिवाइड किया जाता है। जब हम 2020 में यूएस आर्मी कंट्रोलर मार्शल बिलिंगशी के द्वारा कहा गया था कि जो इमेजेस शो की जा रही है वो फ्यूजन रिसर्च सेंटर की है, जिनको लेजर फ्यूजन मेजर डिवाइस लेबोरेटरी बताया जा रहा है। अगर डॉक्यूमेंट और कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इनके द्वारा चाइना फैसिलिटेट करेगा कि किस तरह से वो डिज़ाइन कर सकता है, जो जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात होती है उनको, और एनर्जी जनरेट कर सकता है।
सिमिलर लेआउट हमें देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से $3.5 बिलियन में यूएस नेशनल इनिशिएटिव फैसिलिटी के द्वारा नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में 2022 में जनरेट किया गया था, ताकि एनर्जी मोर एनर्जी फॉर ए फ्यूजन रिएक्शन that can laser pump into a large target. Make in Odisha Conclave 2025. India progress can't rely on export of raw material. तो रिसेंटली प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्कर्ष उड़ीसा कॉन्क्लेव में कहा गया कि किस तरह से इकोनॉमिक को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता। रॉ मटेरियल के साथ साथ इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि अ, इंडिया से मैन्युफैक्चर चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जा सके, ना कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर कर मैन्युफैक्चर चीज़ों को इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जाए। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, जिसके साथ साथ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जो कि उनको प्रमोट करना जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री जी के द्वारा पॉइंट आउट किया गया कि किस तरह से मुंबई और अहमदाबाद में जो इवेंट किए गए, जिसमें म्यूजिकल इवेंट्स के द्वारा इकोनॉमी को बूस्ट किया गया। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वो एक अट्रैक्टिव प्लेस है, जब हम ऑल ओवर वर्ल्ड में आर्टिस्ट की बात करते हैं तो किस तरह से उनके माध्यम से भी इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है। उड़ीसा को देखते हैं हम कि वो आसियान के साथ भी जो व्यापारिक संबंध है, फिर पारंपरिक संबंध है, उनको बढ़ाने के लिए सिग्निफिकेंट जो इनिशिएटिव है उनके द्वारा वो लिए गए और कनेक्ट किया गया। इसके साथ साथ जब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो वो कोस्टल स्टेट है, जिसके साथ साथ उनको साउथ एशिया की कंट्रीज के साथ भी जोड़ा जा सकता है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लासिफाइंग डिनोटेड ट्राइब्स। तो ट्राइब्स को डिनोटिफाई क्यों किया गया, या फिर किस तरह से किया गया, उनके रीजन क्या क्या थे। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उनको सेमी नॉर्मेडिक, नॉर्मेडिक ट्राइब और कॉम्प्रिहेंसिवली कैटेगराइज किया गया था कि किस तरह से एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा 1949 में, जब 1924 का जो एक्ट था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद जो ट्राइब्स है उनको डिनोटिफाई किया गया, जिसकी स्टार्ट स्टार्टिंग जब हम काका कालेकर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसके द्वारा देखी जाती है। उसके बाद अलग अलग कमीशन स्टेब्लिश किए गए ताकि उनको पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन किया जा सके, लेकिन उसमें एक डिफरेंस देखने के लिए मिला कि किस तरह से उनके द्वारा जो माइग्रेशन किया गया था उसकी वजह से, उसके अलावा स्टेट के द्वारा उनको अलग अलग जातियों के अंदर डिवीजन की वजह से, या फिर प्रॉपर डाटा ना हो पाने की वजह से, या 2017 तक भी उनका प्रॉपर डिमार्केशन ना होने की वजह से इश्यूज देखने के लिए मिले। अगर हम बात करते हैं कि डिमार्केशन का इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसकी वजह से जो डिनोटिफाई नॉर्मेटिक या सेमी नॉर्मेटिक ट्राइब होगी उनके लिए, जब हम SC/ST की बात करते हैं, जब आर्टिकल फंडामेंटल राइट 2930 के अंदर जो संरक्षण प्राप्त किया गया है उनको संरक्षण प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 330 31 जिसके अंदर इलेक्शन
की बात की जाती है कि किस तरह से इलेक्शन के अंदर एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है कि उन्हें किया जाएगा। इसके अलावा जब हम शेड्यूल 2, 5 और 6 की बात करते हैं, जहाँ पर स्पेसिफिक स्टेट के अंदर पर्टिकुलर ट्राइब के लिए जो राइट है, जो उन्हें मिलने चाहिए, उनको वो राइट प्रोवाइड किए जाएंगे। जब हम कमीशंस की बात करते हैं, तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अलावा जब हम लुकर समिति या फिर मंडल आयोग, रैन के आयोग, या फिर जब हम आखिरी आयोग की बात करते हैं, तो वो भीखू रामाजी इदाते की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें उन सभी को क्लासिफाई किया गया था कि किस तरह से कितनी ट्राइब्स को डिनोटिफाई किया गया है, या फिर जो अभी तक कम्युनिटी के अंदर क्लासिफाई नहीं है, उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाए। जिसके बाद नीति आयोग के थ्रू डॉक्टर जे के बजाज सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के द्वारा मेंबर्स के द्वारा कमेटी बनाई गई थी, और उन सभी प्रोसेस को पूरा किया गया। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो किस तरह से अलग अलग स्टेट के द्वारा किस को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, इस पे उठने वाले जो क्वेश्चंस या फिर इसको लेकर जो इश्यूज है, उनको भी क्लासिफिकेशन के द्वारा सोल्व किया जा सकता है। चॉइस ऑफ सेकुलर इनहेरिटेंस लॉ शुड अप्लाई टू ऑल फेथ से सीजीआई। रिसेंटली देखा गया था कि केरला की सफिया पीएम के द्वारा पिटेशन जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका जन्म मुस्लिम धर्म में हुआ है, लेकिन वो अब किसी धर्म को नहीं मानती। तो उसके आधार पर उन्हें हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर जो उनका अधिकार है वो मिलना चाहिए। लेकिन जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं, उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अ, अपना धर्म परिवर्तन करता है, तो जो भी उनके अधिकार है, जो इनहेरेंटली उन्हें मिलने चाहिए, वो उनको राइट नहीं रहेंगे, वह उन्हें खो देंगे। इसी के तरह के राइट्स को सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म के साथ संरक्षित नहीं किया जा सकता, वह सभी धर्मों के ऊपर लागू होता है। इसके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस है, उन पर किस तरह से आर्टिकल 25, जो कि रिकॉग्नाइज करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने बिलीव के साथ धर्म को मान सकता है, धर्म को नहीं मान सकता, उनके अधिकारों का हनन है। ये बोला गया कि किस तरह से जब हम बात करते हैं कि किसी का धर्म परिवर्तन हो, या फिर कोई किसी धर्म को मानने से इनकार कर दे, तो उनके द्वारा उनका जो अधिकार है, या फिर जब हम बोलते हैं विरासत का अधिकार, वो उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए, वह किसी भी धर्म या जाति से संबंधित रखते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू सरकारी।